जी जनाब, Seamus Hannay, Seamus Justin Hannay, an Irish poet, a strongest voice of non-fictional prose और redress of poetry असल में बुनियादी तौर पर Seamus Hannay का वो डिफेंस है, ये वो लेक्चर सीरीज है जो उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पोइट्री के डिफेंस के लिए दिए थे। जो है वो चूंकि खुद भी पोइट था और वो इस बात को जानता था कि पोइट्री को कभी भी जो है वो नोबल वे से नहीं देखा जाता, को डिस्कार्ड किया जाता है। पोइट्री जो है वो इसको वाइन ऑफ आइडल्स कहा जाता रहा है, वाइन ऑफ डेवल्स। और जब भी पोएट और पोइट्री की बात होती है तो लोगों की ओपिनियन अच्छी नहीं है। इवन दो लिटरेचर में जो पोएट्स हैं दे आर नॉट यू कैन से सॉरी लिटरेचर से बाहर भी, मतलब जो हमारी सोशल एंड प्रैक्टिकल लाइफ है वहां पर पोएट्स को अपहेल्ड नहीं किया जाता, दे आर डिस्कार्डेड, रिजेक्टेड, और इसको नोबल प्रोफेशन नहीं माना जाता। और Seamus Hannay आज he was not the first man जिसने पोइट्री का डिफेंस पेश किया, रादर उससे पहले बहुत से स्कॉलर्स जो हैं वो डिफेंस ऑफ पोइट्री पर बात कर चुके हैं। हैने आज के मॉडर्न दौर के अंदर ये बतलाता है कि पोइट्री क्यों जरूरी है। पोइट्री आज के सोशल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में पोइट्री का क्या कंट्रीब्यूशन है, और अगर पोइट्री ना रही हो तो फिर जो हमारी इंसानियत है वो कैसी रही हो। Seamus Hannay was a Nobel laureate. Literature में he was given Nobel Prize 1995, and that's why he's considered an imaginative and honest contemporary literary giant, the most effective voice of मॉडर्न वर्ल्ड की मानी जाती। और उसकी जो अप्रोच थी रेड्रेस, आगे जाके इंशाल्लाह मैं लफ्ज रेड्रेस को आपके साथ शेयर करूंगा, और उसकी अप्रोच जो थी रेड्रेस ऑफ पोइट्री की वो टोटली नॉस्टैल्जिक नजर आती। वो उन लोगों को जवाब देता है कि व्हाई पोइट्री इज नेसेसरी फॉर लाइफ। Rest of poetry have more cumulative force than individual character.
यानी इसमें सिर्फ शमस हैने का स्टांस नहीं, बल्कि इसमें थ्रू आउट द हिस्ट्री पोइट्री के ऊपर जितने भी चार्जेस हैं उनका एक शानदार जवाब जो है वो हमें यहां पे नजर आता है। सो वेरी कन्विंसिंग स्टांस, साइंटिफिक वे से जो रिसर्च ओरिएंटेड मटेरियल होता है, दैट्स ऑलरेडी ऑलवेज कन्विंसिंग। और ये बुनियादी तौर पर उसका स्टांस जो है वो एक तरह से क्रिएटिव विक्ट्री है जो पोइट्री को क्रिटिसाइज करते हैं, जो पोइट्री को यूजफुल नहीं समझते। नंबर ऑफ थीम्स, क्रिटिकल कंसर्न और स्टाइलिस्टिक प्रोज बाइट्स हमें या हम देख पाते हैं, और अपनी बात को वेटेज देने के लिए वो इंटरटेक्सचुअल रेफरेंसेस जो है वो कोट करता है। ये जो लेक्चर सीरीज है जो आपके साथ शेयर की जा रही हैं, इसमें बुनियादी तौर पर जो शमस सैनी के लेक्चर्स हैं उनको समराइज और एक तरह से क्रोनोलॉजिकल फॉर्म के साथ उसको इंटरप्रेट किया जाएगा। जी रीडर, Shamas Sani, professor of poetry, apologist for it. Professors of poetry, apologists for it, practitioners of it, from Sir Philip Sidney to Wallace Stevens, have been trying since centuries to show us how poetry relates to our existence as a citizen of society. जब हम इस माशरे का हिस्सा हैं तो पोइट्री किस तरह से हमारे साथ मौजूद है, पोइट्री हमें क्यों दरकार है, पोइट्री हमारी सोसाइटी के अंदर क्या रोल प्ले कर रही है। कहता है कि प्रोफेसर्स ऑफ पोइट्री, अपॉलोजिस्ट फॉर इट, प्रैक्टिशनर्स ऑफ इट, जो पोइट्स हैं सर फिलिप सिडनी से लेके वालेस स्टीवंस तक, हर एक ने ये कोशिश की है ये बताने की कि पोइट्री जो है वो किस तरह से हमें जो है वो हमारी सोसाइटी को एंगेज करती है। जी, The subject that Shamas Sani has treated in the redress of poetry is not a new. The purpose of poetry has all. मैं पहले भी आप लोगों के साथ बात कर चुका हूं कि he was not the first man who defended poetry, who tried to redress you can say those wrongdoings which have done with poetry. He was not the first man. History is replete with those practitioners who apologizes poetry और जो इसके ऊपर अटैक हुए वो उनके हवाले से मतलब जो है वो बहुत ज्यादा मर्तबा इसका जवाब दिया गया। जी, The purpose of poetry has always been a topic of practice importance to everyone. The question is that whether poetry is pragmatic activity in society or it is just aesthetic. प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस का है टू एवरीवन, कि आखिर पोइट्री की प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई पोइट्री इज इंपॉर्टेंट टू एवरीवन। The question is that whether poetry is a pragmatic activity in society or it is just aesthetic. क्या ये pragmatic है या इसका ताल्लुक सिर्फ aestheticism जो
ब्यूटी है जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, क्या सिर्फ उसके साथ है। They've been a lot of discussions whether poets are helpful in miseries of life or they are just worthless people. Mostly they are charged as worthless people because they are not considered useful. They are considered unproductive idols. और इस बात पर कि क्या पोइट्री एक इसका कोई प्रैग्मेटिक प्लेस है सोसाइटी में या इसको मुकम्मल तौर पर खत्म कर देना चाहिए, तो हैने बीइंग अ डिफेंडर ऑफ पोइट्री वो कुछ लाइवली आइडियाज हमारे सामने देता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव करने के लिए, और उसमें काफी हद तक हमें वो सक्सेसफुल भी नजर आता है। पोइट्री के ऊपर जिस तारीख में अगर हम लोग नजर दौड़ाएं तो जिस शख्स ने सबसे पहले पोइट्री के ऊपर चार्ज किया, he was Plato. He was the disciple of Socrates और वो आइडियलिस्ट था। प्लेटो द फेमस ग्रीक फिलोसफर, इसकी मेजर 3 बुक्स हैं, द रिपब्लिक, द लॉज, द स्टेट्समैन। तो इनिशियली इसने अपनी बुक रिपब्लिक के अंदर कॉन्सेप्ट दिया कि आइडियल स्टेट कैसी होनी चाहिए। उस आइडियल स्टेट के अंदर ये क्लियरली जो है वो जो स्टांस लेता है या जो हमें नजर आता है इसका स्टांस, वो अगर हम लोग गो थ्रू करने की कोशिश करें तो वो कहता है कि आइडियल स्टेट के अंदर सिर्फ 3 तबकात होंगे, ओनली 3 टाइप्स ऑफ पीपल। नंबर 1 philosopher king, number 2 the soldiers, number 3 the laborers। कि ये 3 तबकात हैं जो सिर्फ और सिर्फ आइडियल स्टेट के अंदर रह सकते। The soldiers, the laborers and the philosopher king। वो तीनों को अलग अलग जिम्मेदारी देता है। वो कहता है कि जो फिलोसफर किंग है इसका ताल्लुक रीजन के साथ है, जो सोल्जर क्लास है इसका ताल्लुक पैशन के साथ, और जो लिबरल क्लास है इसका ताल्लुक एपिटाइट से है। तो इस तरह से वो इन तीनों को हमारे सामने, तो वो कहता है कि अपनी बुक द रिपब्लिक कि जहां पर वो कहता है कि सिर्फ यही 3 लोग चाहिए, यही 3 पेशे चाहिए जो कि पूरे मुल्क के लिए सफिशिएंट होंगे, इसके अलावा हमें किसी और शख्स की जरूरत नहीं है। आइडियल स्टेट सिर्फ इन 3 तबकात पर मुश्तमिल होनी चाहिए। वो ये मानता है कि एनालॉजाइज करता है
कि जिस तरह से इंसानी जिस्म को सिर्फ, अगर इंसानी जिस्म को देखा जाए तो हेड जो है वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। हार्ट के अंदर जो पैशंस हैं वो मौजूद होते हैं, और जो बैली जो है वो बुनियादी तौर पर रिप्रेजेंट करती है आपके एपिटाइट को। तो ये वो तबकात हैं, ये कि जिस तरह से इंसानी जिस्म के 3 हिस्से हैं। लड़ने के लिए आपको सोल्जर क्लास चाहिए, रूल करने के लिए, और रूल कौन सा होगा? बेस्ड ऑन रीजन, एक ऐसा तर्ज हुकूमत जो आपको एक आइडियल रूल की तरफ जो है वो लेके जा सके, और वो उसके ख्याल में कोई और नहीं दे सकता, वो सिर्फ और सिर्फ फिलोसफर किंग दे सकता। ये क्रेडिट सिर्फ, चूंकि उसके ख्याल में ये जो दुनिया जो है ये बुनियादी तौर पर आइडियल वर्ल्ड का ये परतू है, अक्स है, कि इसमें ये उसकी कॉपी है, ये इमिटेशन है। कहता है कि हम इस दुनिया के अंदर जितना भी मतलब हम जो ऑब्जर्व करते हैं, दैट्स द इमिटेशन ऑफ सम आइडिया। और उस आइडियल वर्ल्ड तक पहुंचने के लिए देयर इज नीड ऑफ वन थिंग दैट इज कॉल्ड फिलॉसफी। कि फिलॉसफी वो सोर्स होगा जिसके जरिए आइडियल तक पहुंचाया जा सकता है। यानी कि फिलॉसफी इज द सोर्स, कि एक ऐसा तर्ज हुकूमत, एक ऐसी मिसाली रियासत कायम की जा सकती है ताकि आइडियल वर्ल्ड तक पहुंचा जा सके। और ये सलाहियत तब होगी कि जब ये पूरी सोसाइटी को इन 3 तबकात में तकसीम कर दिया जाए। अब इसी वजह से वो समझता है कि जो पोएट्स हैं असल में वो किसको देखते हैं? वो पोएट्स की जरूरत महसूस नहीं करता, जब वो आर्टिस्ट को वो डिस्कार्ड करता है। वो क्यों करता है? बिकॉज आर्टिस्ट अकॉर्डिंग टू प्लेटो दे imitate this world which is nemesis, ये टर्म जो है वो यूज हुई है ग्रीक लैंग्वेज के अंदर, या विच इज कॉपिया। They imitate this world which is copy of ideal world. तो कहता है कि एक पोएट या आर्टिस्ट जो है वो जब इमिटेट करेगा, कॉपी करेगा इस दुनिया की जो कि ऑलरेडी एक कॉपी है, तो वो कभी भी इंसान को राइट ट्रैक पर नहीं लेके जा सकते। क्योंकि ये दुनिया जो है वो जिसमें हम रहते हैं, दिस इज बेसिकली अ शैडो, एंड दैट्स व्हाई ही सेज कि पोएट्स शुड बी बैनिश्ड। कि अगर दुनिया में किसी जगह पर आइडियल स्टेट बनाई जाए तो पोएट्स को उस आइडियल स्टेट में रहने का कोई हक नहीं मिलना चाहिए। अगर आप पोएट्स को आइडियल स्टेट में रखेंगे तो वो खुद तो आइडल पीपल हैं,
तो वो आपकी पूरी की पूरी सोसाइटी को भी आइडल बना देंगे, वो नकम्मा बना देंगे, वो उनको वर्थलेस मानता है। आइडल एंड वर्थलेस। अभी तक जितनी भी इंसानी तारीख रिकॉर्डेड है हमारे पास, उसमें प्लेटो was the first man जिसने पोइट्री को कंडेम किया, जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। कहता है कि जितनी भी इमिटेटिव आर्ट्स हैं वो इमिटेट अपीयरेंसेस, नॉट द ट्रूथ। इस हवाले से एक मिसाल वो देता है कि जो चेयर है, कहता है कि इस हवाले से बड़ी आसानी से हम लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को। कहता है कि ये जो चेयर है, ये कारपेंटर जब बनाता है तो सबसे पहले चेयर का उसके माइंड में एक आइडिया रहा होगा। There would have been an idea of the chair. तो according to the opinion of Plato, that idea is original. कि वो आइडिया जो था, जो उसके माइंड में पहली मर्तबा जब उसने ये कुर्सी बनाने का ख्याल सोचा होगा, तो ये ओरिजिनल था। लाइक व्हाट, कि उसने ये सोचा होगा कि मैं इस चेयर के अंदर इसकी बैक कुछ यूं बनाऊंगा, तो ये उसके सारा कुछ आइडिया है। कि वो कहता है कि जो कुर्सी उसने अपने आइडिया में सोची थी, जो उसका आइडिया था, जब उसने बनाई तो ये उस आइडिया की क्या हो गई? इमिटेशन, मैमेसिस, कॉपी हो गई। और कहता है कि चूंकि आइडिया की कॉपी है, लिहाजा ये कभी भी आइडिया के करीब भी नहीं पहुंच पाएगा, ये आइडिया तक कभी भी जा नहीं सके। चूंकि आइडिया ओरिजिनल है, आइडिया जेन्युइन है, और आइडिया की जो ब्यूटी है वो कभी भी रियलिटी में सामने नहीं आ सकती। सो अकॉर्डिंग टू ओपिनियन ऑफ प्लेटो, के जितनी भी इमिटेटिव आर्ट्स है वो सिर्फ अपीयरेंसेस को इमिटेट करती है। कि आप सपोज पेंटिंग कर रहे हैं, तो आपके सामने एक दरख्त मौजूद है, एक गांव मौजूद है, आप उसकी पेंटिंग करके ले आते हो, तो उसके ख्याल में वो जो पेंटिंग होगी वो आप, मतलब जो आपकी पेंटिंग जिसको हम लोग एंगेज कर रहे हैं, दैट वुड बी, वो अपीयरेंस को इमिटेट करेगी। लाइक अगर आप एक गांव की पेंटिंग आप देखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द वर्जन ऑफ प्लेटो, कि गांव के अंदर ये उस आर्टिस्ट के सामने ये सब कुछ हो रहा होगा, और वो इसको वो अपनी
पेंटिंग के ऊपर उतार लेता है। तो वो ये समझता है कि जो आर्टिस्ट हैं दे इमिटेट द अपीयरेंसेस नॉट द ट्रुथ। उसके ख्याल में जो आइडिया है, जो किसी भी चीज के पीछे, किसी भी बनाने वाले के पीछे जो मौजूद है, वो ही असल में हकीकत है। मेटाफिजिकल वर्ल्ड में यह कहा जाता है कि ये दुनिया एक आइडियल वर्ल्ड का अक्स है, परतू है। ये बिल्कुल आप ऐसा ही कह लें कि आप एक मिरर पकड़कर सूरज के सामने खड़े हो जाएं और जो रिफ्लेक्शन वॉल पे बनेगा वो असल में अपीयरेंस कहलाए। लेकिन जो ओरिजिनल आइडिया है वो असल में वो मिरर है। और वो कहता है कि जिस तरह की चीज आपके आइडिया में मौजूद होती है, रियलिटी में वो कभी भी वैसे नहीं होती। आसान लफ्जों में मैं कैरी करता हूं कि वो उसके ख्याल में कि जब ये दुनिया बनाई गई होगी तो खुदा के जहन में जिस आइडिया के ऊपर उसने इस वर्ल्ड को फ्रेम किया, वो कहता है कि ये उसका अशरे अशीर भी नहीं। खुदा ने इस दुनिया को किसी और ही जहन के साथ इसको आइडियलाइज किया होगा, लेकिन चूंकि आइडिया को जब आप मटेरियलिस्टिक फॉर्म में लेकर आते हैं तो वो डिबेस्ड हो जाती है। तो उसके ख्याल में एक्चुअली जो आइडिया है वो रियल है और यही ट्रुथ है। और हम लोग क्या करते हैं कि आइडिया से बनी हुई चीज को सच जान लेते। तो कहता है व्हाट वी फील एंड सी इज मेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आइडियल वर्ल्ड। ये आइडियल वर्ल्ड की क्या है? रिप्रेजेंटेशन। और जो हम देख रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं, वो उस आइडिया में से निकली है। इस वजह से ये डिबेस्ड है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आइडियल वर्ल्ड, और ये आइडियल वर्ल्ड जो है विच इज डिबेस्ड, कि ये डिबेस्ड है। ये मतलब कभी भी आपको आइडियल तक नहीं लेके जा सकती। तो पोइट्री बाय इमिटेटिंग, पोइट क्या करता है? इमिटेट करता है दिस वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस, कि जो कि अक्स है आइडियल वर्ल्ड का, तो वो हमें रियलिटी से क्या करता है? 10 ट्वाइस अवे, वो रियलिटी से 2 गुना दूर चला जाता है। तो इस तरह से पोइट्री के लिए उसने एक टर्म यूज की, शैडो ऑफ शैडोज। वो पोइट्री को क्या कहता है? दैट इट इज अ शैडो ऑफ शैडोज। क्योंकि अपीयरेंस, द वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस जो है, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ शैडोज। आइडिया का ये शैडो है, ये साया है। ओरिजिनल दरख्त है, लेकिन दरख्त को, उसके साए को अगर आप जमीन पर देखते हैं तो उसके ख्याल में साया कभी भी खूबसूरत नहीं आपको लगेगा। सूरज की रोशनी अगर एक दरख्त पर पड़े और उसका साया जमीन पर पड़ रहा हो, तो कहता है कि जो सूदिंग फीलिंग्स आपको दरख्त को देखने से नजर आएंगी, वो उसको साये को देखने से नजर नहीं आएंगी। साया डिबेस्ड होगा। साये से आप जो ओरिजिनल इमेज है दरख्त की, वो कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसी तरह से जब एक पोएट अपीयरेंसेस को देखता है, और जो कुछ अपीयरेंसेस को देखकर वो अपने अल्फाज में पेंट करता है, वो रियलिटी से 2 गुना दूर चला जाता है। मसलन आगे जाके मैं आपके साथ
एक जो है वो शेयर करता हूं, लेकिन इससे पहले मैं प्लेटो फिर इसी वजह से अपनी जो द रिपब्लिक बुक थी उसके अंदर उसने कहा था कि अगर कभी आइडियल स्टेट बनाई जाए दुनिया में तो उसमें पोएट्स को क्या कर दिया जाए, दे शुड बी बैनिश्ड, उनको बैनिश कर दिया जाए। आर्ट इज मेमेटिक बाय नेचर and it is imitation of life, thus twice away from reality। ये हकीकत से कितना दूर है? 2 गुना दूर है। इस बात को हम आसानी से इस डायग्राम के जरिए हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि प्लेटो ये सोचता है कि आइडिया असल में ओरिजिनल है और वो इसकी ओरिजिनलिटी पर कोई शक नहीं, जबकि जो ऑब्जेक्ट है दुनिया के अंदर, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं दुनिया के अंदर, जितनी भी बनी हुई चीजें हैं, दे आर बेसिकली इमिटेशन ऑफ व्हाट? आइडिया। इमिटेशन ऑफ क्या है? आइडिया। तो पोएट के सामने आइडिया नहीं है। पोएट जितना भी पेंट करेगा, पोएट जितना भी बताएगा, आर्टिस्ट जितना भी हमारे सामने प्रेजेंट करेगा, वो आइडिया को नहीं देखेगा, बल्कि वो किसको देखेगा? ऑब्जेक्ट को, जिसको वो कॉपी कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी इमिटेशन है, और इमिटेशन भी कौन सी? डी-बेस्ड। क्योंकि ओरिजिनल ज्यादा खूबसूरत है और जो उसकी कॉपी है वो कभी भी उतनी उस तरह से ओरिजिनल की तरह नहीं है। तो पोएट ऑब्जर्वर है किसका? इमिटेशन का। तो इस तरह से पोएट जब भी जो उसकी क्रिएशन है, जो उसकी पोइट्री है, जो आर्टिस्ट है, जो पोएट है, वो क्या करता है कि जो उसकी आर्ट क्रिएशन है वो ऑब्जेक्ट को देखकर वो बनाता है, और जो उसकी क्रिएशन होगी, चूंकि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इमिटेशन है, तो ये फिर से क्या बन जाएगी? इमिटेशन ऑफ इमिटेशन। और उसने क्या कहा? दस ट्वाइस अवे फ्रॉम रियलिटी, ये हकीकत से 2 गुना दूर चली जाएगी। और जो चीज आपको हकीकत से, आइडिया से 2 गुना दूर ले जाए, कि ये जो इमिटेशन ऑफ इमिटेशन है, अगर ये आपको ओरिजिनल से 2 गुना दूर ले जाए, तो ये कभी भी आपके लिए, मतलब आपकी बेहतरी का सामान नहीं कर सकती। ये कभी भी आपके लिए सूदिंग नहीं हो सकती। ये कभी भी आपके लिए, मतलब जो है वो एक आपके लिए राह नजात नहीं बन सकती। सो इमिटेशन ऑफ इमिटेशन। अब वो कहता है कि जब हम एज अ रीडर, हम एज अ ऑब्जर्वर उसकी पेंटिंग या पोइट्री को देखते हैं, तो फिर जब हम उसको इंटरप्रेट करेंगे तो वो ट्वाइस अवे नहीं जाएगा, बल्कि वो थ्राइस अवे फ्रॉम रियलिटी जाएगा। यानी कि अगर आप इसके आगे आप एक और बॉक्स बना लें, और 2 बॉक्स आप बना लें, एक रीडर का या ऑब्जर्वर का, जो उसको रीड कर रहा है या ऑब्जर्व कर रहा है, और उसके बाद जो उसकी इंटरप्रिटेशन हो रही है, तो वो आइडिया से कितने गुना दूर चली जाएगी? थ्राइस अवे फ्रॉम रियलिटी। सो प्लेटो के का ये माइंड था कि चूंकि पोएट्स जो हैं वो आइडियल वर्ल्ड तक चूंकि नहीं पहुंच पाते, दैट्स व्हाई दे शुड नॉट हैव एनी प्लेस इन द आइडियल स्टेट। और यही वजह है कि वो आइडियल स्टेट के अंदर सिर्फ 3 तबकात बताता है। द फिलोसोफर किंग, जो पूरी रियासत को कंट्रोल करेगा,
द सोल्जर्स जो रियासत का दिफा करेंगे, और द लेबरर्स जो बाकी दो तबकात की नीड्स को पूरा करेंगे, जो फिजिकल नीड्स लाइक उनके लिए खुराक को प्रोड्यूस करेंगे, उनकी बाकियों की खिदमत बचा लाएं। वो एक अलग प्रोसीजर है कि वो इनके लिए कहता है कि इनको किस तरह से मतलब जो है वो इस प्रोसेस में से ये तीनों तबकात कैसे मारते वजूद में आएंगे, वो एक अलग बहस है। और वो इन्हीं आइडियाज के ऊपर ये बात करता है कि किस तरह से पोएट जो हैं वो हमें हकीकत के करीब नहीं लाते बल्कि हकीकत से दूर लेके चले जाते हैं। इस तरह से ये सेशन जो है वो मैं इख्तिताम पजीर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन से